हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। उम्मीद है कि सब अच्छे खुश मस्त स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज का लेक्चर जो है वो 180 क्वेश्चन हमारे DSSB जुलाई 2018 की पीजीटी मैथमेटिक्स के सोल्व हो चुके थे, जो मेन सब्जेक्ट मैथ का था। उसके बाद जो 20 क्वेश्चन तो आपके आए थे वो पेडागोजिकल सेक्शन से आए थे। उसमें हम अभी करते हैं कि वो कौन कौन से क्वेश्चन थे, उनको हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ दिस इज़ नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट ऑन इंक्लूडिंग इंक्लूसिव एजुकेशन इन इंडिया। देखिए, आपको पता है कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है। समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा के अंदर क्या होता है कि एक रेगुलर क्लासरूम होता है, उसके अंदर जो बच्चे रेगुलर पढ़ते हैं वो तो होते ही हैं, उसके साथ साथ वो बच्चे जो कि जिनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, कोई जैसे कि डिसलेक्सिया हो गया, डिसग्राफिया हो गया, या कुछ भी लिखने में, बोलने में, सुनने में, या थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम, ज़्यादा माइनर सी होती है, ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती। ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम के लिए तो अलग स्कूल होते ही हैं। तो उनको एक ही क्लासरूम के अंदर एक ही छत के नीचे बैठ के पढ़ाया जाता है, तो उसे कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, तो इन्होंने अब क्या पूछा है, विच ऑफ दिस इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट नहीं है। तो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, जो कि चिल्ड्रन जो स्पेशल नीड है, जिनको छोटी छोटी नीड्स है, जैसे पीछे बैठ के दिखता नहीं है तो उनको आगे बैठ के आगे बिठा दिया जाए, मतलब ऐसी छोटी छोटी उनको नीड है। या कुछ आँखों में थोड़ा धुंधला दिखता है तो चश्मा वगैरह, या कुछ उनको कुछ भी चार्ट वगैरह बड़ा दिखाया जाए, इस टाइप की छोटी छोटी प्रॉब्लम है। कांट बी मेड ए पार्ट ऑफ रेगुलर स्कूल, तो वो रेगुलर स्कूल का पार्ट नहीं बन सकते। तो ये तो गलत ही हो गया, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन तो बोलती है कि वो रेगुलर स्कूल के अंदर पढ़ सकते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट हो गया मेरा वैसे। और इन्होंने नोट करेक्ट पूछा था, तो ये नोट करेक्ट यही है। ठीक है, क्योंकि ये तो अगर इंक्लूसिव एजुकेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये आंसर सही होता है, बट इन्होंने नोट करेक्ट पूछा, तो ये इन्होंने बोला हुआ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड कांट बी मेड। ठीक है, तो इसीलिए ये आ गया हमारा आंसर। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। When a learner perform a skill according to the instruction rather than the observation, he is known to be at the dash level of psychomotor domain. ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, when a learner perform a skill, कोई लर्नर है वो स्किल जो है करके दिखा रहा है, कुछ भी करके दिखा रहा है, वो वैसे ही करके दिखा रहा है जैसी उसको इंस्ट्रक्शन दी जा रही हैं। ठीक है ना, वैसा ही करके दिखा रहा है जैसी उसको इंस्ट्रक्शन दी जा रही है। यहाँ पे देखिए, और वो वैसा नहीं कर रहा, मान लीजिए उसको कुछ सिखाया जाता है, वो अपने मुताबिक कुछ मैनिपुलेट नहीं कर रहा, तो फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि वो अपने मुताबिक कुछ मैनिपुलेट नहीं कर रहा। ठीक है, और उसके बाद सेकंड है इमिटेट्स। इमिटेट्स का मतलब क्या होता है, नकल। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, एक प्रकार से एक वो नकल ही कर रहा है। और मैनिपुलेट्स है ना, उसका मतलब होता है हेर फेर करके बात को प्रस्तुत करना या काम को करके दिखाना। तो इमिटेट्स था नकल। तो वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे, क्वेश्चन में क्या बोला गया, अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन, जो इंस्ट्रक्शन दी गई है उसी के अकॉर्डिंग करता है, तो वो नकल कर रहा है, इमिटेट्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। और अगर किसी ने कंप्लीट कोर्स लेना हो, मिशन DSSB की एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ से कंप्लीट कोर्स ले सकते हैं। विच ऑफ दिस इज़ नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ CAI। CAI अब क्या है, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, जो CAI है ना, वो क्या है, मेरी कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन की जो है स्पेलिंग में पूरी नहीं लिख रहा। तो इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर जो बच्चे पढ़ते हैं तो काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती है बच्चों को। तो उनमें देखते हैं ये क्या बोल रहा है, नोट करेक्ट। इसके अंदर जो है करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, वो हमें छांटनी है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, इट कैन हेल्प टीचर टू इम्प्रूव देयर रोल इन एजुकेशन। बिल्कुल सही बात है, टीचर्स का जो है अपनी इम्प्रूवमेंट करता है, इससे काफ़ी रोल बढ़ जाता है। ठीक है, टीचर्स को भी और स्टूडेंट को भी, दोनों को इसमें फैसिलिटी मिलती है। कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, आजकल तो आपको पता ही है, लॉकडाउन के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटर की वैल्यू बढ़ गई है। इट फैसिलिटेट्स री टीचिंग एंड री इन्फॉर्मेंट्स, ये भी बिल्कुल सही है कि वो दोबारा री टीचिंग कर सकते हैं, बार बार बच्चों को प्रोत्साहित कर सकते हैं वो चीज़ों से, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग से। उसके बाद क्या है, इट कैन क्रिएट सिमुलेशन इन द
लर्नर। तो सिमुलेशन क्या है, वो सतत अनुकूलन होता है या प्रोत्साहन है, इस टाइप से कुछ भी ले सकते हो, कि वो बार बार प्रोत्साहित कर सकते हैं बच्चों को, उनका अनुकरण करवा सकते हैं। सतत अनुकरण मतलब कंटिन्यू से कुछ काम हो सकता है वो देख रहे हैं, कंप्यूटर से कुछ काम कर रहे हैं, इस टाइप से। CAI कैन गिव ए ह्यूमन टच बेटर देन द ट्रेडिशनल टीचिंग। तो ये ऑप्शन हो जाता है गलत, क्योंकि नोट पूछा था इसलिए ये हो जाता है मेरा सही। इसके अंदर क्या है कि CAI जो कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस हैं वो ह्यूमन टच बेटर देता है। अभी ह्यूमन टच तो नहीं देता, आप घर पे बैठ के अभी ये वीडियो भी देख रहे हो, आप घर पे बैठ के देख रहे हो, ये ह्यूमन टच तो नहीं है, मैं आपको टच तो नहीं कर रहा। मतलब टच का मतलब ये होता है कि हम आमने सामने नहीं है फिजिकली तौर पे, ठीक है। और ये ट्रेडिशनल लर्निंग के अंदर क्या होता है, हम आमने सामने होते हैं एक दूसरे के, तब हम एक दूसरे से पढ़ते हैं, तो इसीलिए वो नहीं है, इसलिए एक इनकरेक्ट आंसर है। बट इनकरेक्ट ही उन्होंने बोला था, कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो गया। चलिए अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 4। When knowledge is acquired through religious text, it is known as। अब क्या है कि कोई भी नॉलेज आप एक्वायर करते हो, कोई भी नॉलेज आप लेते हो रिलीजियस टेक्स्ट्स, ठीक है, जो कि रिलीजियस टेक्स्ट जैसे कोई भी बुक्स है, ठीक है, जैसे कि हम बाइबल ले लो, ठीक है, कुरान ले लो या गीता ले लो, ये सारी बुक्स हैं। तो इनसे अगर हम कोई नॉलेज लेते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं, रिविलेशन बोलते हैं इसे। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। इसका मतलब क्या होता है, जो भी ईश्वर के सत्य हैं, जो लिखे गए हैं ईश्वर के बारे में, वो सब प्रकट करता है, उसे बोलते हैं रिविलेशन। जो कि ईश्वर के सत्य जो है ना वो प्रकट करते हैं, उसे बोलते हैं रेविलेशन। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 5। Which of this is not a correct statement on the guiding principle of constructivism? कंस्ट्रक्टिविज्म अब क्या होता है, संरचनावाद, ठीक है, संरचनावाद होता है। तो इसके अंदर होता क्या है कि ना हमें कुछ ना कुछ करना होता है, मतलब स्टूडेंट जो होता है ना इसके अंदर कुछ ना कुछ करता है, करके दिखाता है, ठीक है, अपने हाथों से कुछ करता है। तो ऐसा नहीं है कि वो रट्टा लगाता है या जो भी उसने याद किया वो सुना देता है, इसके अंदर कुछ करना होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए, लर्निंग मस्ट स्टार्ट विद द इशू अराउंड विच स्टूडेंट आर एक्टिवली ट्राइंग टू कंस्ट्रक्ट मीनिंग। तो बिल्कुल सही है ये तो। उसके बाद क्या है, द पर्पज ऑफ लर्निंग इज़ फॉर एन इंडिविजुअल टू कंस्ट्रक्ट हिज और हर ओन मीनिंग, नॉट जस्ट मेमोराइज। बिल्कुल सही है, मेमोराइज नहीं करता। थर्ड के अंदर भी जो फोर्थ ऑप्शन है ना, इसमें देखिए, द लर्निंग प्रोसेस फोकस्ड ऑन आइसोलेटेड फैक्ट, ठीक है, नो टू प्राइमरी कंसेप्ट। मतलब वो कंसेप्ट नहीं सीखता, कंसेप्ट कुछ नहीं, जैसे कुछ कंसेप्ट लगा के हम कुछ करके दिखाते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए सिंपल सी बात है, हमें एक करंट पास कराना है या कोई प्लस माइनस का देखना है, तो हम कंसेप्ट के बेस पे चल के वो कुछ करते हैं। साइंस का कुछ कर रहे हैं तो मैथ का कुछ कर रहे हैं तो कंसेप्ट बेस्ड करते हैं, ठीक है। या कुछ मैथ का हम फिजिकल वर्ल्ड के अंदर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। बट आइसोलेटेड फैक्ट्स ये कह रहा है, फोकस ऑन ओनली आइसोलेटेड फैक्ट्स, मतलब वो फोकस कर रहा है अलग अलग तथ्यों पे, ठीक है, बट वो प्राइमरी कंसेप्ट को नहीं देख रहा। तो यही ऑप्शन मेरा, नोट करेक्ट की बात की गई है, तो यही ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना होता है आपको, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चनों के अंदर नोट करेक्ट वाला ही वो पूछता है। नोट ए पार्ट ऑफ सोशल, देखिए, नोट ए पार्ट ऑफ सोशल साइंस। तो इसके अंदर देखिए क्या है, साफ साफ पता चल रहा है कि एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, स्टैटिक्स और सोशोलॉजी जो सोशल साइंस है, ठीक है, सोशल साइंस के अंदर बायोलॉजी तो कभी भी नहीं आएगी। बायोलॉजी एक साइंस का ही माना जाता है, ये जीव विज्ञान है। जीव विज्ञान सोशल साइंस के अंदर कभी भी नहीं आएगा, ये साफ साफ पता चल रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, डैश इज ए डेवलपमेंट डिसेबिलिटी, मतलब ये विकासात्मक डिसेबिलिटी है, ठीक है, significantly affected verbal and non verbal communication and social interaction। ये social interaction वाली जो होती है ना, कई बार बच्चा कई समाज के साथ या और बच्चों के साथ कोई social interact नहीं कर पाता। तो evident before age 3 and characterized by engaging in repetitive activity and stereotype movement।
वो ना मतलब जो एक्टिविटी करता है ना बार 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 ना वो रिपीट करता रहता है, कोई भी एक्टिविटी है बार 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 रिपीट करता रहता है, तो उसे हम बोलते हैं ऑटिज्म। ठीक है, ऑटिज्म का आप देखोगे तो आप समझ जाओगे कि ऑटिज्म क्या होता है कि बार बार कोई एक्टिविटी बच्चा रिपीट करता है और समाज के साथ वो घुल मिल नहीं पाता, ज़्यादा एक्टिविटी उनके साथ नहीं कर पाता। ठीक है, और अगर हम बात करें डिसलेक्सिया की तो ये लर्निंग से रिलेटेड जो है डिसेबिलिटीज़ है, जब बच्चा लर्न नहीं कर सकता। डिसग्राफिया, ग्राफिया क्या होता है, राइटिंग से होती है, राइटिंग, ठीक है ना, राइटिंग से होती है। एडीएचडी क्या होता है, एडीएचडी की अगर आपने लिखनी है तो लिख लो, अटेंशन डेफिसिटी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ठीक है ना, इसकी आपने अगर लिखनी है तो आप लिख भी सकते हो कि, एक सेकेंड हम इसे साफ कर देते हैं। अगर मैं यहाँ पे, क्योंकि ये बार बार ये जो पूछी जा रही है, ठीक है, तो इसको करना ज़रूरी है। एक सेकेंड, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिवेट्स, उसके बाद मैं लास्ट में लिख रहा हूँ इसको काट के, डिसऑर्डर। ठीक है, काफ़ी बार ये चीज़ पूछी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं कि व्हाट शुड बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग साइंस इन हायर सेकेंडरी स्कूल लेवल। हायर सेकेंडरी स्कूल लेवल जो हैं, +2 लेवल तक के स्कूल हैं, उनके अंदर जो ऑब्जेक्टिव क्या है, उनका ऑब्जेक्टिव तो काफ़ी सारे होते हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, साइंस के पढ़ाने के क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं। डेवलप द क्वांटिटेटिव सेंस ऑफ सोल्व द प्रॉब्लम, बिल्कुल भी ये तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, ये तो बिल्कुल भी ऑब्जेक्टिव नहीं होता। टू गेट द नॉलेज अबाउट द सोसाइटी, ये सोसाइटी की नॉलेज थोड़ी देंगे, साइंस पढ़ा रहे हैं, वो तो भी गलत हो गया। टू डेवलप इकोनॉमिक इफिशिएंसी एंड कैपेसिटी टू अर्न ए लाइवलीहुड, मतलब क्या है कि वो उनके अंदर एक ऐसी दक्षता पैदा करना कि वो आर्थिक रूप से कमाने योग्य भी हो जाएं और अपनी जो जीवन में जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको अर्न करने में जो कामयाब हो जाएं, ये एक लक्ष्य होता है। ठीक है, अगर आप पढ़ोगे तो टू डेवलप द, ये ऑप्शन सही होगा, टू डेवलप द ऑब्जर्वेशन स्किल, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि ऑब्जर्वेशन स्किल उनका कोई इतना ज़्यादा उद्देश्य नहीं होता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई द लर्निंग स्टाइल फ्रॉम द गिवन डिस्क्रिप्शन। क्या बोल रहा है, सोमू लाइक्स टू हैव ए हैंड ओन एक्सपीरियंस इन एनीथिंग ही लर्न, ही एंजॉय फील्ड ट्रिप। मतलब वो क्या कहता है कि एक कोई लड़का है सोमू, ठीक है, वो क्या है अपने हाथों से कुछ ना कुछ करके ना करना चाहता है, तो वो उसे अच्छा महसूस होता है। या कोई बाहर घूमने जाता है फिजिकली वर्ल्ड के अंदर, या कोई ट्रिप पे जाता है तो टारगेट नॉलेज को वो अपनी ग्रैब करता है तो उसे अच्छा लगता है। ही मेक्स हिज ओन नोट्स ऑन वट एवर ही लर्न, जो भी वो लर्न करता है, वो जो भी देखता है वो उसे अपने नोट्स के अंदर जो है ऐड कर लेता है। तो विजुअल ऐसा तो नहीं है, विजुअल तो वैसे तो वो देख के लर्न कर रहा है, बट वर्बल है ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, मौखिक तो नहीं है ये, हम देखें कि उसके बाद क्या है, ऑडिटरी ऐसा तो नहीं है वो सुन के ही जो ग्रैंड कर रहा है वही बात है, वो तो देखता है खुद, वो काम करता है, उसके बाद जो एक्सपीरियंस होता है वो नोट करता है। तो विजुअल नो ये भी नहीं होगा। तो टेक्टाइल लर्निंग स्टाइल इसे बोलते हैं, जब कोई भी कोई काम करता है, ठीक है, काम करने के साथ साथ वो क्या करता है, उसको जो नोट करता है वो एक्सपीरियंस करता है कि हाँ मैंने काम कैसा किया। ठीक है ना, जैसे कि मैं ये सॉफ्टवेयर जब सीखा हूँ, ये चलाना, ये पेन वगैरह सब कुछ, तो मैंने पहले सीखा, अच्छे से देखा, फिर एक्सपीरियंस किया, फिर इसको यूज़ करने लग गया, तो ये मेरी एक लर्निंग है, वो टेक्टाइल लर्निंग स्टाइल के अंदर आएगी। ठीक है, और ये फिजिकल वर्ड के अंदर, ऐसा नहीं है कि हाँ कुछ भी याद कर लिया, मेमोराइज कर लिया या किसी से सुन के सीख लिया, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद इन ए पर्टिकुलर मैथमेटिक क्लास ए स्टूडेंट कैन ड्रॉ ज्योमेट्रिकली फिगर एंड ग्राफ। कोई स्टूडेंट है, मान लीजिए कोई ज्योमेट्रिकली फिगर ड्रॉ कर रहा है, मान लीजिए रेक्टेंगल ही ड्रॉ कर रहा है, विच स्टेज ऑफ कोग्निटिव डोमेन्स इज द स्टूडेंट एक्सिट। तो डोमेन्स होते हैं अलग अलग, ब्लूम टैक्सोनॉमी आपने पढ़ी होगी जिसके अंदर 3 होते हैं,
कौन कौन से, एक होते हैं कोग्निटिव डोमेन, एक होता है अफेक्टिव डोमेन, एक होता है साइकोमोटर। ठीक है, तो तीनों के अंदर अलग अलग आते हैं, वो मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए हमारे पास क्या है, एक है कोग्निटिव फर्स्ट, सेकंड है अफेक्टिव, थर्ड है साइकोमोटर। कोग्निटिव के अंदर क्या होता है कि कैटेगरी है इसकी, जैसे नॉलेज, कंप्रहेंसिव, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवेल्युएशन। इससे भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है, इससे क्वेश्चन हर बार एक क्वेश्चन तो हमेशा आ ही रहा है हर एग्जाम के अंदर, चाहे वो टीएसटी का हो, चाहे पीएचडी का, चाहे बीआरटी का। उसके बाद रिसीव करता है, फिर रिस्पोंड करता है, फिर वैल्यूइंग, फिर ऑर्गेनाइजेशन, फिर कैरेक्टराइजिंग, अफेक्टिव के अंदर आते हैं। ठीक है, उसके बाद है साइकोमोटर, वो हाथ से कुछ भी करके दिखाता है, तो वो एक स्किल है। ऊपर देखिए लर्नर्स एबिलिटी टू यूज मोटर स्किल्स, यहाँ पे स्किल्स है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। ठीक है, मीनिंगफुल वे के अंदर वो उस यहाँ पे क्या है, लर्नर्स एटीट्यूड एंड फीलिंग्स दैट आर ए रिजल्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। मतलब उसने इन्फॉर्मेशन ग्रहण की फर्स्ट से, सेकंड से जो भी उसके फीलिंग्स आएंगी, जो भी उसके वो रहेंगे, जिस प्रकार से वो रिसीव कर रहा है अपनी इन्फॉर्मेशन को, वो रिस्पॉन्ड करता है, वैल्यू करता है उसकी, इस टाइप से। थर्ड के अंदर क्या है, वो स्किल जो है वो स्किल सीखता है वो करके देखने की। ठीक है, जैसे उसने मोटरसाइकिल के बारे में सुना, ठीक है, इन्फॉर्मेशन ली, कैसे कैसे गियर डलते हैं या कुछ भी है, रेस होती है, उसके बाद ऐसे करते करते जो है आगे वो चलाता है, इफेक्टिव, फिर साइकोमोटर। तो इसके अंदर जो है हम जो है जो क्वेश्चन कर रहे थे, अब उस पर चलते हैं हम। ये देखिए इसके अंदर क्या है, अब हमारा इन ए पर्टिकुलर मैथमेटिक्स क्लास स्टूडेंट कैन ड्रॉ, वो ज्योमेट्रिकली फिगर ड्रॉ कर रहा है, तो वो एक स्किल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड मेरा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। द assessment that expands the finding of an assessment with analysis of ability and potential with a further dimension is known as। तो ये देखिए ये क्या चीज़ है, अब इसको ध्यान से देखना पड़ेगा। आपने सुमेटिव, फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक ये सब चीज़ें तो सुनी होगी, बट ये वाली चीज़ पहली वाली सुनी होगी। इसे बोलते हैं पूर्वानुमान, मैं लिख देता हूँ, मानात्मक। ठीक है, पीछे क्या है, मतलब कहने का, अभी मेरे पास अच्छा सा पेन नहीं है, मतलब उंगली से ही लिख रहा हूँ। पूर्वानुमानात्मक मतलब ये चीज़ है प्रोग्नोस्टिक असेसमेंट, इसे बोलते हैं कि जो असेसमेंट, अब क्वेश्चन को पढ़िए, द असेसमेंट दैट एक्सपांड द फाइंडिंग ऑफ एन असेसमेंट विद एनालिसिस एंड एबिलिटी एंड पोटेंशियल विद ए फर्दर डायमेंशन। ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्रोग्नोस्टिक असेसमेंट। अब मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि ये क्या होता है, डायग्नोस्टिक असेसमेंट क्या होता है, सुमेटिव क्या होता है और फॉर्मेटिव क्या होता है। डायग्नोस्टिक असेसमेंट के अंदर क्या होता है, कोई भी, जैसे मान लीजिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमारी बीमारी का पता चल लगाता है। ठीक है, थर्मामीटर लगाता है या कोई भी मशीन लगाता है, तो उससे हमें बीमारी का पता चलता है। ऐसे ही टीचर्स को उस स्टूडेंट के बारे में पता चलता है कि इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है, कैसे हम सुधार सकें, वो बात की बात है। ठीक है, मतलब वो टेस्ट लेता है बार बार, वो डायग्नोस कर रहा है, सुन रहा है या क्वेश्चन पूछ रहा है, डायग्नोस कर रहा है कि उसको कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। सुमेटिव असेसमेंट, ठीक है, सुमेटिव असेसमेंट के अंदर क्या है, ये है टर्म एंड पे लिया जाता है, जबकि लास्ट, जैसे सुमेटिव एस से याद रखते हो, सेमेस्टर एंड, पूरा सेमेस्टर एंड हो जाता है, पूरी क्लास हो जाती है, सारा सिलेबस, उसके बाद लास्ट के अंदर जो एग्ज़ाम होता है नेक्स्ट क्लास में बच्चे के आने के लिए, उसे हम बोलते हैं सुमेटिव असेसमेंट। उसके बाद होता है मेरा फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर क्या होता है कि जो कि यूनिट टेस्ट वगैरह क्लास में होते रहते हैं ना टाइम टू टाइम, चाहे तो पूरा लेसन ख़त्म हो गया उसके बाद टेस्ट हो गया, या मैडम ने या सर ने बच्चों से सुन लिया, तो वो कौन सी असेसमेंट है, फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, विच ऑफ दिस इज़ नॉट ए गुड एस्पेक्ट रिलेटिंग टू रीडिंग ए न्यूज़पेपर। अब हमने न्यूज़पेपर रीड करना है, तो वो नॉट ए गुड एस्पेक्ट, ठीक है, कौन सा अच्छा नहीं है इनमें से, तो हम देखते हैं कि नॉलेज ऑफ एन एंटी सोशल एलिमेंट्स इन द सोसाइटी, कि जो हमारी सामाजिक तौर पे जो एंटी हैं, उसके समाज के एंटी हैं, असामाजिक हैं, उनके बारे में मतलब नॉलेज लेना। लेटेस्ट अपडेट ऑन द करंट हैपनिंग, क्या क्या अब लेटेस्ट अपडेट हो रही है, क्या क्या दुनिया में चल रहा है, ये तो हम न्यूज़ के अंदर पढ़ते ही हैं। इंक्रीज्ड वोकेबलरी भी हमारी जो है इम्प्रूव होती है इससे, तो ऑप्शन नंबर 4 ही मेरा गलत होगा। ठीक है, नॉट ए गुड बोला था, तो यही मेरा ऑप्शन गलत है। इसके अंदर क्या है
कि अंडर प्ले न्यूज़ ऑफ रियल सिचुएशन, विच ऑफ दिस इज नॉट एन असेसमेंट मेथड, कि ये इनमें से कौन सा असेसमेंट का मेथड नहीं है। सिमुलेशन मैंने आपको बता ही दिया था, सिमुलेशन का मतलब क्या होता है, वही चीज़ जैसे कि सतत अनुकरण वगैरह, ठीक है। तो उस टाइप से स्टूडेंट वाचिंग एंड ऑडियो विजुअल, तो स्टूडेंट जो है ऑडियो विजुअल देख रहा है, मान लीजिए उसके सामने कोई एलईडी लगी हुई है, उसके अंदर कोई वीडियोस वगैरह चल रही हैं, तो वो उससे कोई असेसमेंट का तो मेथड नहीं है ना ये। हमें कैसे पता चलेगा कि वो देख मतलब वो समझ रहा है या नहीं समझ रहा, वो तो पूछने के बाद ही पता चलेगा ना। असेसमेंट का मेथड ये नहीं है। कौन सा एक्सरसाइज वगैरह भी है, प्रेजेंटेशन करेगा तब भी पता चलेगा हमें कि वो उसने कितना सीखा है, एक्सरसाइज करेगा तब भी पता चलेगा, ये अनुकरण वगैरह करेगा, कुछ करके दिखाएगा तभी पता चलेगा, बट इससे नहीं पता चलेगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड मेरा करेक्ट होगा, क्योंकि नोट एंड असेसमेंट मेथड पूछा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ऑन रोल प्ले फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, ठीक है। इंट्रोवर्ट्स एंजॉय रोल प्लेज, देखिए आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, हमने अब करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। रोल प्ले, कोई भी हम रोल प्ले करता है बच्चा, मतलब वो क्यों करता है रोल प्ले, कोई भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन देने के लिए, कुछ बताने के लिए। तो अब देखिए ऑप्शन नंबर 4 के अंदर क्या है, इफेक्टिव वाइल एड्रेसिंग इशू, कोई भी वो इशू बता रहा है, जैसे मान लीजिए दहेज प्रथा के बारे में बता रहा है वो, तो उसके अंदर वो रोल प्ले करके दिखाएगा तो ज़्यादा इफेक्टिव लगेगा। तो अफेक्टिव डोमेन के अंदर ये चीज़ें आती हैं जो अफेक्टिव, अभी आपने ब्लूम टेक्सोनोमी के अंदर पढ़ा कि पहला जो क्या था मेरा, पहला था नॉलेज वाला जो था ना, वो वाला डोमेन था, जैसे कोग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर। तो कोग्निटिव अफेक्टिव डोमेन के अंदर क्या होता है कि इमोशंस वगैरह और वो सब चीज़ें जो इफ़ेक्ट उसे करती हैं वो करके दिखाता है, जो रिसीव करता है वही रिस्पोंड करता है, उस टाइप से रोल प्ले करता है। तो इस चीज़ का जो है सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है, और ये उसमें ही यूज़ होती है रोल प्ले, जब हम कोई चीज़ का इशू को दर्शा रहे हैं दूसरों के सामने। विच ऑफ दिस स्किल इज़ रिसिप्टिव स्किल, सिंपल सी बात है, हम बोलते हैं तो स्पीकिंग स्किल होगी, ठीक है। अब लिखते हैं तो राइटिंग स्किल होगी, अगर लैंग्वेज तो लैंग्वेज ही होगी, तो लिसनिंग जो है मेरी मेन होगी, ठीक है। बाकी सारे गलत हो गए। लिसनिंग क्या है, मैं सुन रहा हूँ तो वो मैं रिसीव कर रहा हूँ, तो रिसिप्टिव स्किल है, ठीक है। विच ऑफ दीज फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द इमोशनली ऑफ ए पर्सन, कि हम इमोशंस के अंदर आते हैं, हम रो रहे हैं, हंस रहे हैं या खुश हो रहे हैं, ठीक है, तो वो सारे के सारे मेरे इमोशंस हैं, ठीक है। सैड हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, तो इमोशंस हैं। तो वो कह रहा है नोट इफेक्ट, इमोशंस के अंदर नहीं आते। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या है, इज़ टू मच एक्साइटेड, वो एक्साइटेड है आइसक्रीम के लिए, तो वो तो इमोशंस तो है ही, वो तो खुश है, ठीक है। कोई ऐसा है जो कोई डिजीज़ से, कोई बीमारी से ग्रस्त है, तो वो दुखी है, वो भी एक इमोशंस है। कोई और है जो 4 घंटे की ट्रैवलिंग करके आया है, तो वो भी एक प्रकार से थकान में है बहुत ज़्यादा, वो भी एक इमोशंस है। कोई एक ना अपना सो रहा है बस 8 घंटे सो रहा है अपना आराम से, तो वो एक इमोशंस नहीं है, वो सो गया, वो तो कुछ भी नहीं कर रहा, तो वो एक इमोशन नहीं माना जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, डैश इज आर मैंडेटेड टू प्रोवाइड अकेडमिक एंड टेक्निकल रिसोर्स सपोर्ट टू अडल्ट, भी अडल्ट को जो टेक्निकल सपोर्ट मिलता है, ठीक है, कंटिन्यूस एजुकेशन करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए, प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल एंड ट्रेनिंग मॉड्यूल्स मिलते हैं, कंप्यूटर वगैरह हो गए या कुछ और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो कौन प्रोवाइड कराता है, मेन कहने का ये क्वेश्चन यही है, ठीक है। तो वो कौन प्रोवाइड कराता है, वो तो स्टेट रिसोर्स सेंटर होता है, ठीक है। स्टेट रिसोर्स सेंटर है जो ये सब चीज़ें प्रोवाइड करवाता है। विच ऑफ दिस इज नॉट ए 2D आर्ट और मेथड और टेक्निक, देखिए तो रंगोली क्या है, एक प्रकार की एक रंगोली 2D आर्ट है, आर्ट के अंदर आ गया, ठीक है। मेहंदी क्या है, ये भी एक प्रकार से आर्ट ही तो है, मेहंदी भी आर्ट ही है, ठीक है। तो उसके बाद है कोलाज मेकिंग, कोलाज में हम क्या करते हैं, कोई एक मेथड मान लो या टेक्निक ही मान लो, उसके अंदर हम कुछ एक फ़ोटोज़ वगैरह होती हैं इकट्ठी मिला के एक बड़ा सारा फोटोज़ बना देते हैं, कोलाज बनाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो क्या है मेरा, इंस्टॉलेशन ना तो कोई आर्ट है और ना ही कोई मेथड है और ना ही कोई टेक्निक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेरा करेक्ट हो जाएगा। अब इसके अंदर है क्या, इंस्टॉलेशन क्या मतलब होता है, कोई भी हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो हम इसे इंस्टॉल बोलते हैं। मोबाइल के अंदर जैसे प्ले स्टोर के अंदर जाके अब मिशन DTSS एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर रहे हो
तो वो इंस्टॉल है, ठीक है, इंस्टॉलेशन बोलते हैं। या कोई भी हमारे घर मिस्त्री आया, फ्रिज वगैरह इंस्टॉल कर रहे हैं, एसी इंस्टॉल कर रहे हैं, तो उसे भी हम इंस्टॉलेशन बोलते हैं। द एबिलिटी टू परसीव एग्जिस्टिंग जेंडर डिफरेंसेस, देखिए जेंडर डिफरेंसेस का हमेशा क्वेश्चन आता है, तो उसके ऊपर कुछ भी ऐसा पूछा जाता है तो ना तो जेंडर इक्वलिटी होता है, ना कोई भी पार्शियलिटी होगा, इक्वल कुछ भी ऐसे इक्विटी या कुछ भी ऐसे लिखे होते हैं, उसके अंदर ये सब चीज़ें क्या है, इनटू इनकॉर्पोरेट दिस इनटू स्ट्रेटजी, दिस इनटू स्ट्रेटजी एंड एक्शन इज नोन एज, इसे हम बोलते हैं जेंडर सेंसिटिविटी, ठीक है। जेंडर सेंसिटिविटी के अंदर ये सब चीज़ें आती हैं, जो भी जेंडर डिफरेंसेस की कोई भी हम बात करते हैं। चलिए अपना लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इज नॉट ए ब्लॉक टूल। अब ब्लॉक क्या होता है, कुछ भी जैसे ना मान लीजिए यही क्वेश्चन ही है, इसका मैंने एजुकेशन पे एक ब्लॉग बनाया, या कोई भी आप मान लीजिए आप कुछ व्हाट्सएप का कुछ देख रहे हो या कुछ और हो, तो वो ब्लॉग के अंदर या वेबसाइट होती है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ लिखा होता है, आप उससे इन्फॉर्मेशन लेते हो। तो एडू ब्लॉग का मतलब होता है एजुकेशन ब्लॉग। वर्ड प्रेस क्या होता है, वर्ड प्रेस से हम वेबसाइटें वगैरह बनाते हैं ना, तो वर्ड प्रेस पे ही वो सब चीज़ें बनती हैं, टेम्पलेट वगैरह लगते हैं, कुछ भी हम थीम वगैरह सेट कर सकते हैं, तो वो भी एक प्रकार से ये ब्लॉग टूल ही माना जाता है। और ब्लॉगर तो है ही, गूगल जो फ्री के अंदर प्रोवाइड कराता है, कोई भी अपना ब्लॉग लिख सकता है, अपनी कोई भी स्टेटस जो भी सोचता है वो अपने बारे में, अपनी डायरीज मान लो कि ऑनलाइन ये डायरीज है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेरा करेक्ट हो गया इसके अंदर, ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल क्या होता है, एक प्रकार से ना एक छोटा सा ऐसे माउस सा होता है, उस पर ऐसे ऐसे से ये चीज़ लगी होती है, तो इसको ना इधर उधर हिलाते हैं ना हम जब, तो उससे गेम वगैरह खेली जाती है, ठीक है। जैसे दो मेरे पास हैं तो उससे हम हिला रहे हैं गेम वगैरह, ऐसे दो ट्रैक बॉल का यूज़ होता है, ठीक है। तो ट्रैक बॉल एक ब्लॉक टूल नहीं है। तो चलिए इसी के साथ ही हमारा सेशन ख़त्म हो गया 20 क्वेश्चन का। तो इसके साथ ही हमारा पीजीटी मैथमेटिक्स का कंप्लीट पेपर सोल्यूशन हो चुका है 2018 का। 2020 में मैं ये करवा रहा हूँ मई के अंदर, तो अभी तक यही लेटेस्ट था, ठीक है। और प्रीवियस पेपर सोल्यूशन देखने के लिए मिशन DSSB यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर कर लें, जिसपे आपको कंप्लीट कोर्स जो है वहाँ पे आपको मिल जाएंगे DSSB के, पीजीटी मैथमेटिक्स के और कॉमन पार्ट के भी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।